तबला ये तो होगा ही होगा, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो हमारे भारत में संगीत और संगीत के वाद्य यंत्र और रंगमंच ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों के मिलने से एक प्रदर्शन बनता है, एक परफॉर्मेंस बनती है और इन्हीं को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, आवाज़ और चलचित्र यानी कि वीडियो और वॉइस, ऑडियो और वीडियो दोनों आपके पास सही-सही पहुँच पा रहे हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों आपके पास सही तरीके से पहुँच पा रहे हैं? तो ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ओके, ऑल क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने विषय को लेकर। तो रंगमंच से शुरुआत करेंगे बच्चों। शुरुआत रंगमंच से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रंगमंच यानी मनोरंजन। रंगमंच यानी कि कला का एक रूप, कला का एक रंग जिसका प्रदर्शन किया जाएगा। और देखो, हर व्यक्ति, वैसे तो मैं अगर बात कहूँ तो हर व्यक्ति अपने आप में कलाकार होता है, लेकिन हर व्यक्ति के अपने कला के प्रदर्शन के तरीके अलग-अलग होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग रंगमंच की बात करें, रंगमंच को लेकर प्रमाणों की बात करें, तो इंद्रजीत बेटा आँखों में दिक्कत है तो आप बिल्कुल, बिल्कुल क्लास मत लो बेटा। ठीक है, पहले तबीयत ठीक हो जाने दो, आँखों को ठीक हो जाने दो, नहीं तो उसमें कुछ देर में जलन और दर्द दोनों बढ़ जाएगा। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पहले आप अपने आप को तबीयत ठीक कर लो, आप अपने आप को स्वस्थ कर लो। ठीक है बेटा? हाँ, ठीक, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्वस्थ रहेंगे, हाँ, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल, यस, यस। अभी-अभी हम लोगों ने क्लास की शुरुआत किया है। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि भाई देखो, रंगमंच यानी कि एक प्रकार से कला का प्रदर्शन, और कला के इस प्रदर्शन के प्राचीन, हाँ, कला के इस प्रदर्शन के प्राचीन प्रमाणों की बात करें, तो ये प्राचीन प्रमाण, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है शिवा, चलो। तो प्राचीन प्रमाणों की बात करें तो प्राचीन प्रमाण निकल कर आते हैं बच्चों, ये 2 गुफाओं की अगर हम बात करते हैं, 2 जगहों की बात करते हैं, एक का नाम है बच्चों सीता बेंगरा और एक का नाम है जोगीमारा। ये दोनों, अगर मैं वर्तमान समय की बात करूँ, इन प्रेजेंट सिनेरियो, तो छत्तीसगढ़ स्टेट लगता है। लेकिन अगर मैं सन 2000 पहले की बात करूँ, यानी 2000 से पहले की बात करूँ, तो आपको याद होगा सन 2000 में मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बना था। तो ऐसा भी कहीं पर आपको पढ़ने को मिल सकता है कि सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा और उसके आगे मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिल सकता है कुछ किताबों में। वो गलती होगी, वो मिसप्रिंटिंग का पार्ट होगा। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ पर होगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपको प्रमाण मिलेंगे यहाँ से, जिसे हम लोग रंगमंच कह लें, अलग-अलग प्रकार के परफॉर्मेंस की बात कर लें, अलग-अलग प्रकार के कलाकारी की बात करें। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ये एक उदाहरण है जो कि भारतीय संस्कृति के एक बड़े पुराने रूप को, रंगमंच को प्रस्तुत करता है। और इसी रंगमंच की बात करें तो आप लोगों को पुरानी क्लास, पुरानी का मतलब आपको वो डांस वाली क्लास याद होगी, क्लासिकल डांस वाली क्लास। और क्लासिकल डांस की क्लास हम लोग जब कर रहे थे तो मैंने आपसे बताया था, एक व्यक्ति, एक महान विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम भरत मुनि था। भरत मुनि की किताब जिसका नाम नाट्य शास्त्र है, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने बताया कि साहब ये जो पूरा का पूरा रंगमंच है, इस पूरे के पूरे रंगमंच में अगर आप देखते हैं तो ये चारों वेदों को, चारों वेद, चार वेद का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और चारों वेदों की अपनी अलग-अलग विधाएँ हैं, अलग-अलग टेक्निक्स हैं। तो उन चारों विधाओं को लेकर चलता है, इसीलिए नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऋग्वेद से लिया गया है, कुछ आपके यजुर्वेद से हिस्सा लिया गया है, कुछ आपका अथर्ववेद से और कुछ आपका सामवेद से। अलग-अलग तौर तरीके, विधाएँ जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग टेक्निक्स कह सकते हैं, तो वो लिया गया है। अब अगर हम लोग भारतीय रंगमंच की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग रंगमंच को देखते चलें, तो उनमें जो पहला बात आता है, जो पहली चीज़ निकल कर आती है, वो है बच्चों क्लासिकल संस्कृत थिएटर, यानी कि संस्कृत के शास्त्रीय रंगमंच, जो कि संस्कृत बड़ी पुरानी भाषा है। और बड़ी पुरानी भाषा का मतलब ये है कि भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, मैं इन चारों वेदों की बात करता हूँ, तो ये चारों वेद अगर आप देखते हैं तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। और भारत में अगर हम लोग मूल भाषा की बात करें, जहाँ से अन्य भाषाओं को जन्म दिया जा रहा है या अन्य भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसे यूरोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा, तो उसे यूरोपीय भाषा के तौर पर जाना जाता है। इनका जन्म ही संस्कृत से है। तो अगर जन्म ही संस्कृत से है, तो जो रंगमंच होगा वो आपका संस्कृत से होगा। और अब इसको एक शास्त्रीय, यानी कि चूँकि शास्त्र की भाषा है, चूँकि ये शास्त्र की भाषा है, इसीलिए इसको शास्त्रीय संस्कृत, यानी कि क्लासिकल संस्कृत के रूप से देखा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, रंगमंच जिसमें परफॉर्मेंस होगा, तो परफॉर्मेंस के कुछ आधार बनेंगे, कुछ बेस होगा। जैसे कोई कहानी होगी, उस कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि अभिनय होगा। अभिनय का मतलब जिसे आप कह सकते हो एक्टिंग किया जाएगा, क्योंकि जब किसी कहानी को आप प्रस्तुत करेंगे, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण ले लूं, रामलीला। अब अगर रामलीला होगा तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान राम आ जाएंगे, भगवान राम का कोई अभिनय करेगा, माता सीता आ जाएंगी तो माता सीता का कोई अभिनय करेगा, मतलब कोई कैरेक्टर होगा जो कि भगवान राम के रूप में दिखेगा और माता सीता के रूप में दिखे पड़ेगा, तो अभिनय करेगा। और अब वो एक मतलब इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो उसके लिए वहां पर आप देखोगे डांस और म्यूजिक, यानी रामलीला के अंशों को जो पढ़ा जाएगा, तो वो पढ़ा जाएगा तो उसे कविता की शैली में पढ़ा जाएगा, एक रिदम में पढ़ा जाएगा। और जब कोई रिदम में पढ़ा जाता है कोई चीज, हाँ, तब फिर वो क्या बन जाता है, तब वो आपका संगीत बन जाता है। और जब रिदम निकल कर आती है तो फिर वो डांस अपने आप निकल आता है, डांस अपने आप बन जाएगा वो। तो इस तरह से आप देखोगे भारतीय रंगमंच की, खासकर अगर क्लासिकल हम लोग, हाँ, ठीक है, अगर हम लोग क्लासिकल की बात करें तो हम लोग इसको पूरी तरह से देखते हैं। ठीक है, रिदम, रिदम बेटा जैसे मान लो कोई गीत है, मान लो कोई गीत है, अब मैं गीत तो नहीं सुना सकता आपको, लेकिन मैं कुछ लाइन बोल सकता हूँ, कुछ लाइन बोल सकता हूँ। तेरी मिट्टी पे मर जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है ना? ये गीत है। इसी तरह से ए चलने वाली हवा जरा, मेरे गाँव जा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे मेरा पैगाम दे। ठीक है? तो रिदम मतलब एक प्रकार का लय, रिदम मतलब एक प्रकार का स्टाइल, जिसमें आप अपनी बातों को एक सिंगिंग स्टाइल में बोल पाएँगे, अपनी बातों को एक सिंगिंग स्टाइल में कह पाएँगे। ठीक है ना? जैसे अगर मैं गाँव देहात की बात करूँ, ठीक है, गलती से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं गाँव देहात की भाषा की बात करूँ, तो देखो हम लोग बचपन में जब टेबल्स, जिसे पहाड़ा हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? हाँ, जिसे पहाड़ा कहा जाता है, तो उस पहाड़े की अगर बात करूँ, तो देखो हम लोग बचपन में एक रिदम बनाते थे, पहाड़े को याद करने का। आप लोगों ने भी सुना होगा, तो देखो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, ऐसे आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा मुंडी हिलाते हुए, है ना? इसी तरह से उठो लाल आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो, इस तरह की कविता भी आप लोगों ने गाया होगा। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये जो एक स्टाइल है, दिस इज़ कॉल्ड अ रिदम, इसको रिदम कहा जाएगा। ठीक है बेटा? चलो भाई, मीनल बेटा नमस्ते।
तो ये एक प्रकार से किसी भी हिस्से की अगर बात करें तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा जिसे लय के तौर पर जाना जाएगा। अब अगर हम लोग संस्कृत नाटक की बात करें, हाँ, संस्कृत नाटक की बात करें तो संस्कृत के जो नाटक है वो 2 प्रकार के हैं। एक जिनको हम लोग लोकधर्मी कहते हैं। लोकधर्मी का मतलब होता है जो सामान्य तौर पर हमारे रियलिस्टिक लाइफ़ को, हमारे डेली लाइफ़ को दिखाता है और उसको प्रस्तुत करता है। तो वो हो जाएगा लोकधर्मी। लोक मतलब लोगों का, धर्मी मतलब डेली एक्टिविटीज़ को लेकर, यानी डेली एक्टिविटीज़ को लेकर जो दिखाता है। एक होता है नाट्यधर्मी। हाँ, एक होता है नकटारी। नकटारी, अरे नकटारी का मतलब बेटा नर्तकी, नर्तकी की, अरे इसकी बात कर रहे हो बेटा, नर्तकी की बात कर रहे हो। नर्तकी का मतलब होता है बेटा डांसर। नर्तकी का मतलब होता है बेटा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डांसर, डांसर, ठीक है ना? जो लोग डांस करते हैं फीमेल पार्ट पर, तो उनको डांसर कहा जाएगा, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो, डांसर कहा जाएगा। ठीक, चलो भाई। तो दूसरा होता है जिसे नाट्यधर्मी कहा जाएगा। नाट्यधर्मी का मतलब होता है वो आपके कुछ ऐसे ऐसे गतिविधियों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसी घटनाओं को लेकर चलता है जो कि पहले हो चुकी हैं, अब उनको दोबारा से उनको एक सिंबॉलिक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है? लोकधर्मी का मतलब होता है जो हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनको दिखाया जा रहा है, जिनको नाटक के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। डेली लाइफ की एक्टिविटीज़, मान लो कोई नाटक है, एक बच्चे का नाटक बना हुआ है जो कि पीसीएस और आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उस नाटक में दिखाई पड़ रहा है कि बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, तो उस 8 घंटे को मेंशन किया जा रहा है। 8 घंटे के अलावा वो 8 घंटा सोता है, तो उस 8 घंटे को दिखाया जाएगा। उस 8 घंटे पढ़ने और सोने के अलावा वो 8 घंटा खेलता है, कूदता है, एंटरटेनमेंट करता है, ठीक है? 8 के 24 यानी 24 घंटे को उसने 8-8 घंटे में बाँट लिया है। तो इसको जब प्रेज़ेंट किया जाएगा तो ये आपका डेली एक्टिविटीज़ हो जाएगा जिसे लोकधर्मी कहा जाएगा, ठीक है? अब अगर हम लोग भगवान कृष्ण को या अपने राष्ट्रीय आंदोलन को या कुछ इस तरह की बातों को रखें, तो वो बन जाएगा आपका नाटक, यानी नाट्यधर्मी हो जाएगा। मतलब वो किसी न किसी की शैली पर होगा, किसी सिंबॉलिक तौर पर चलेगा, किसी को होता नहीं, एक नैरेशन के तौर पर आपको चलता चला जाएगा। और इस प्रकार के संस्कृत के क्लासिकल ड्रामा की बात करें, नाटक की बात करें, तो उनमें जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है वो अश्वघोष का आता है। और अश्वघोष की किताब का नाम आता है जिसे सारीपुत्र प्रकरण के नाम से जाना जाता है, जिसे सारीपुत्र प्रकरण के नाम से जाना जाता है। मुकेश बेटा समझ में आ गया? मुकेश बेटा समझ में आ गया तुमको? लोकधर्मी और नाट्यधर्मी दोनों बातें समझ में आ गई ना? हमें बता देना भाई। हाँ, समझ में आ जाया करे तो बता दिया करिए, ठीक है? हाँ, समझ में आ जाए तो बता दीजिए भाई। तो हमारे एक विद्वान हैं जिनको अश्वघोष कहा जाता है। अच्छा, जल्दी से ज़रा मुझे बताइएगा, हाँ, ज़रा जल्दी से बताइएगा, अश्वघोष अश्वघोष किस राजा के कोर्ट पोएट हुआ करते थे? हाँ, अश्वघोष जो हैं किस राजा के कोर्ट पोएट हुआ करते थे? ज़रा जल्दी से बताइएगा। रीता, बेटा मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, देखो 2 बार बता चुका हूँ बच्चे, टॉपिक बड़ा है। अगर बार-बार दोहराऊँगा तो टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप क्लास को दोबारा से देख लेना, ठीक है ना बेटा? क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक, चलो, तो मैं आपको बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अश्वघोष जो है ये कनिष्क के, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने ही तो पढ़ाया था आप लोगों को कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क के ये राजकवि हुआ करते थे, बुद्धिज़्म को माना करते थे और अश्वघोष ने 4 किताबें लिखी हैं, जिनमें 3 किताबें पोएट्री में है, कविता के तौर पर है, जिनको हम लोग बुद्धचरित, सुंदरानंद, सूत्रालंकार के नाम पर जानते हैं। ये जो है ये आपके कविता की शैली में लिखी गई हैं, लेकिन वो एक किताब जो ड्रामा स्टाइल में लिखा गया है, वो संस्कृत का सारीपुत्र प्रकरण है। तो ये संस्कृत के शुरुआती दौर के या पहला क्लासिकल नाटक के तौर पर माना जाएगा। उसके पीछे कारण समझिएगा, क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें, अगर मैं कुछ देर के लिए मौर्य वंश की बात करूँ, तो मौर्य वंश में आपको पता ही है पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेटर मौर्यन एज में या पोस्ट मौर्यन एज में जब शुंग रूलर्स, कण्व रूलर्स, सातवाहन रूलर्स आते हैं, तब वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो जब संस्कृत का दोबारा से प्रयोग होने लगेगा, बड़े लार्ज स्केल पर होगा, तब इस प्रकार के नाटक लिखे जाएंगे और एक थोड़ा ड्यूरेशन लगेगा ना, एक समय लगेगा किसी भाषा को सीखने, समझने, उसमें एक बड़ी सी किताब लिखने के लिए। इसी तरह से आप देखोगे तो एक और नाटककार हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था भास, जिनका नाम हुआ करता था भास। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइएगा, हाँ, भास का कोई एक नाटक का नाम बताइएगा, इन्होंने तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं। जरा बताइएगा भास का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक बताइएगा, ठीक है? जरा हमें भास का कोई ड्रामा लिटरेचर बताइएगा जरा याद करके, क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को बता चुका हूँ, तो जरा जल्दी से बताइएगा भास की कविताओं को लेकर। अरे अब इसमें हिंट क्या देना है? भास की किताब का नाम बताओ भाई। हाँ, भास की किताब का नाम बता दो। नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल सही कहा। स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम। जब आप लोगों को मैं 16 महाजनपद पढ़ा रहा था, याद आया 16 महाजनपद, जिसमें वत्स महाजनपद था, वत्स का राजा उदयन हुआ करता था। उदयन के ऊपर एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था स्वप्न वासव दत्तम। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से उसने कई नाटक लिखे हुए हैं, उनमें से ये भी एक नाटक है, बहुत ही अच्छे नाटक, अच्छी तरह से लिखा गया है, बिल्कुल सही। बाल चरित्र है, बहुत सारे हैं। शूद्रक की बात करते हैं तो शूद्रक एक अच्छे लेखक हैं। और आपको एक और बात बता दें, शूद्रक एक राजा हुआ करते थे जो कि आभीर वंश के राजा हुआ करते थे। तो शूद्रक एक राजा हैं और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया बच्चों, और जो बड़ा ही मतलब बड़ा शानदार, बहुत ही सुंदर नाटक है, जिसे कहा जाएगा मृच्छकटिकम, जिसे कहा जाएगा मृच्छकटिकम। हाँ, तो मृच्छकटिकम की अगर बात करता हूँ तो मृच्छकटिकम में आपको इस पूरे नाटक में आपको एक हीरो जिसे नायक कहा जाएगा, हीरोइन जिसे नायिका कहा जाएगा, और एक विलेन यानी कि नकारात्मक पक्ष, नेगेटिव और जो कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे हम लोग आमतौर पर विलेन के तौर पर जानते हैं, वो लिखा जाएगा। और फिर कालिदास की बात करें, गुप्तकाल में के ज़माने में आ जाएँ तो भाई कालिदास कालिदास साहब तो बहुत बड़े लेखक रहे। कालिदास के 3 किताबें हैं जो कि नाटक के तौर पर आती हैं, जिसे हम लोग मालविकाग्निमित्र कहते हैं। मालविकाग्निमित्र से हम लोगों को अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमोर्वशीय एक और नाटक की किताब है जिसमें एक राजा विक्रम और एक राजा एक उनकी प्रेमिका जिसे पुरुरवा कहा जाएगा, उर्वशी कहा जाएगा उसके बीच में। और अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किताब का नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कुमार संभव पोएट्री यानी कुमार संभव बेटा कविता के तौर पर लिखी गई है। कुमार संभव नाटक नहीं है। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, ये किताबें कविता के तौर पर लिखी गई हैं। और हम लोग तो बात कर रहे हैं नाटक को लेकर, तो नाटक वाली किताबें मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये तो अपने जमाने का
कालिदास बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इसी तरह से कुछ और नाटककारों की बात करें जिन्होंने संस्कृत में अच्छी-अच्छी किताबें लिखी, जैसे भवभूति। भवभूति एक लेखक है जिनके द्वारा उत्तर रामचरित, महावीर चरित के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही। विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त साहब का तो जो सबसे फेमस स्टोरी बुक है, नाटक है, उसका नाम है बच्चों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अलावा देवी चंद्रगुप्तम। जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था देवी चंद्रगुप्तम में ध्रुव देवी, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना? चलो भाई, शकुंतला जो बनाई किताब है बेटा, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसे कहा जाता है, उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानियां हैं। हाँ, राजा दुष्यंत और शकुंतला। पंचतंत्र बेटा नाटक नहीं है, पंचतंत्र स्टोरी बुक है। पंचतंत्र नाटक नहीं है, वो स्टोरी बुक के तौर पर है, जिसे विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया और उस स्टोरी को नाटक के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाता है बच्चों के तौर पर। हर्षवर्धन की बात करें तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई 3 किताबें हैं, नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है। ये तीनों ही नाटक वाली किताबें हैं जो कि हर्षवर्धन, जो कि वर्धन डायनेस्टी का एक राजा हुआ करता था, है कि नहीं? उनके द्वारा लिखा गया है। संस्कृत के नाटकों में अगर गौर से देखा जाए तो आपको 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलेंगे। एक तो होगा हीरो, एक होगा हीरोइन और एक होगा आपका जिसे हम लोग विदूषक कह सकते हैं। ये जो विदूषक होगा, जिसे क्लाउन कहा जाएगा, ये कभी नेगेटिव कैरेक्टर पर आएगा। नमस्ते बेटा यशवंत बेटा नमस्ते। कभी ये नेगेटिव कैरेक्टर पर दिखाई पड़ेगा, कभी ये एक तरीके का पूरे स्टोरी में एक प्रकार से कनेक्टिंग कैरेक्टर के तौर पर दिखाई पड़ेगा, मतलब कॉमेडियन के तौर पर होगा, विलेन के तौर पर होगा, या होता नहीं है वो हीरो हीरोइन का एक ऐसा दोस्त जो कि हीरो हीरोइन को मिलाने का भी काम करता है, तो एक प्रकार का कनेक्टिंग कैरेक्टर होगा जिसे विदूषक के तौर पर जाना जाएगा। समय के साथ संस्कृत के जो थिएटर्स हैं वो मतलब होता नहीं, वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, ज़्यादा लोग उनको समझ नहीं पाए। देखो उसके पीछे बड़ा कारण है, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि संस्कृत में जो लिखे गए नाटक हैं, एक तो सबसे बड़ी भाषा को लेकर परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी तो भाषा को लेकर है। संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं है, संस्कृत ये आम लोगों की भाषा नहीं, बल्कि ये तो कुछ खास लोगों के, पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि हॉलीवुड की फिल्म जिसका हिंदी रूपांतरण न किया जाए, जिसका हिंदी में डायलॉग का ट्रांसलेशन न किया जाए, तो कौन देखेगा? हटाओ हॉलीवुड। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, तो हिंदी बेल्ट के आदमी को आप तमिल, तेलुगु और मलयालम वाली फिल्में दिखा दो, वो एन्ना नायडू वगैरह करके दिखा दो, तो वो आदमी कोई भी, मैं ही देख रहा हूँ, मान लो तमिल तेलुगु वाली फिल्म देख रहा हूँ और वो हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं है, मतलब उसमें डायलॉग हिंदी में नहीं चल रहा है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। हाँ, हमें समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, ये बात तो समझ में आएगा कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन है, ये कॉमेडियन है, ये सब तो समझ में आएगा, लेकिन वो डायलॉग क्या बनाएगा? अब डायलॉग नहीं बनाएगा तो भैया 2 ढाई घंटा आप पर्दे के सामने बैठेंगे तो बस कुल मिला के सो जाएंगे आप, सो जाएंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो संस्कृत के नाटक कुछ ऐसे हैं कि एक तो संस्कृत समझ में नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़े लिखे लोगों की भाषा है जो कि बड़े कम लोग हैं। दूसरी, इन नाटकों में आप देखोगे तो बीच-बीच में वो जो डायलॉग डिलीवरी होगी वो कविता के तौर पर होगी, वो पोएट्री स्टाइल में होगी। एक तो कोड़ ऊपर से खाज, एक मुहावरा नहीं होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक तो कोड़ ऊपर से खाज, ये संस्कृत तो जानना अपने आप में प्रॉब्लम। फिर उसके ऊपर से उनके कविताओं की बात किया जाए, उनकी पोएट्री की बात किया जाए, तो भैया ये तो कोड़ और खाज वाली बात हो गई है। यानी कुल मिलाकर वो समझ में तो कतई ना आने वाला, वो समझ में तो कतई नहीं आएगा। इसीलिए देखो, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको हिंदी सिनेमा में वापस लेकर चलूं, तो देखो हिंदी सिनेमा के लोगों ने अपने कमजोर नस पकड़ा है। उन्होंने देखा कि भाई अब हम लोगों को पता नहीं, आप देखो तो वो जो कैरेक्टर दिखाते हैं वो उसमें उस लोकल लैंग्वेज को जरूर लेकर आते हैं। जैसे आप दंगल देखिए, तो दंगल में जो पहलवान बने हुए हैं, जो कि पिताजी बने हुए अपनी बेटियों को पहलवान बनाते हैं, तो उनके लोगों के डायलॉग देखिए, मेरी छोरियां छोरों से कम है, मतलब इस ढंग से बोला जाता है जो कि हरियाणा में टच दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें फोगाट फैमिली जो कि उस हरियाणा को लेकर आता है, हाँ, तो फिर निश्चित तौर पर उस टोन में आपको दिखाई पड़ेगा, उसी तरह का दिखाई पड़ेगा। तो वो मतलब कनेक्टिविटी है, लोकल लैंग्वेज के पास आने का प्रयास किया जाएगा। संस्कृत लोकल नहीं, संस्कृत हमेशा से क्लासिकल लैंग्वेज रही है, कभी जल्दी किसी को नहीं समझ में आई, वो चाहे उस जमाने की बात हो चाहे आज की बात हो। अच्छा, दूसरी बात, उनकी जो स्टोरी है वो लगभग एक ही जैसी, स्टोरी लगभग एक ही जैसी, मतलब वो हीरो और हीरोइन वो मिलेंगे, है ना, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद जो है दोनों के बीच का प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, विलेन आ जाएगा जो कि दोनों को दूर करने का प्रयास करेगा। अब विलेन कभी पापा भी हो सकते हैं, कभी मम्मी भी हो सकती है, कभी कोई यार दोस्त भी हो सकता है, कोई भी विलेन बन सकता है। तो अमूमन जो स्टोरी है वो एक ही जैसी है ना? मैं बन का पंछी बन बन घूमूं रे, मैं बन की पंछी बन बन घूमूं रे, है ना? चलो दिलदार चले चांद के पार चले, हम है तैयार चले। तो कितनी बार चांद के पार चलेंगे भाई, है कि नहीं? हाँ, कितनी बार चांद के पार चल जाएंगे, एक ही बार तो जा पाएंगे, चलो दिलदार चले चांद के पार चले। अब बार बार वही चलो दिलदार चलेगा करते रहेंगे तो आदमी कहेगा भैया तुम चांद पे जाओ, तुम चांद पर, तुम धरती वाले आदमी नहीं हो, तुम चांद पे जाओ। तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनकी स्टोरी है वो लगभग एक जैसी दिखाई पड़ रही है, उसमें किसी तरह का कोई खास बड़ा परिवर्तन नहीं है। इसलिए होता नहीं, वो धीरे धीरे करके यार अरे वही होगा यार, मिलेंगे बातचीत होगी, खत्म। अब उसमें कुछ नया लाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, तो धीरे धीरे करके ये आपका मतलब कहते नहीं, अपनी पब्लिसिटी वैसे भी कम थी, जो थोड़ी बहुत थी वो भी धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी, क्योंकि लोकल एलिमेंट्स वो ज्यादा तेजी से आते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप देखोगे बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, बौद्ध धर्म की भाषा पाली का महत्व बढ़ेगा, प्राकृत भाषा का महत्व, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में है, ये आम बोलचाल की भाषा में है कि नहीं? अब अगर 2 बिहार के लोग मिल गए तो आपस में जब बात करेंगे तो वो रउआ शब्द का प्रयोग तो करेंगे, है ना? रउआई कहनी, रउआ कहनी, है ना? रउआई करनी, रउआ करनी, ठीक है? और अगर बनारस वाला आदमी मिलेगा तो का गुरु, हाँ गुरु, है ना? उस तरह की भाषा बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज का तो इंपैक्ट तो होता ही है, और खासकर जब आप बाहर हो और वहां पर अगर कोई लोकल लैंग्वेज वाला आदमी मिल जाए तब तो भाई अपनापन वाला, वाह क्या बात है यार। तो बस वही चीज है, तो लोकल लैंग्वेज वो जल्दी लोगों को समझ में आती है, अट्रैक्ट करती है, वही दिखाई पड़ेगा। फिर जब मुस्लिम रूलर्स आ जाएंगे तो मुस्लिम रूलर्स का तो पूरा कल्चर, उनकी पूरी भाषा, उनका सब कुछ अलग हो जाएगा। तो फिर वो संस्कृत उनको भाई जो हिंदुस्तान में, जो भारत का आर्यावर्त का रहने वाला आम आदमी है, बड़े पुराने जमाने से रह रहा है, वो तो संस्कृत समझ नहीं पाया, वो तो संस्कृत जान नहीं पाया। तो भैया ऐसा आदमी कहां से संस्कृत पढ़ पाएगा और जान पाएगा? हाँ, ऐसा आदमी कहां से संस्कृत पढ़ पाएगा और जान पाएगा जिसका कभी संस्कृत से कोई लेना देना ही ना रहा हो? तो फिर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब उसको पैट्रोनाइज नहीं किया जाएगा। फोक थिएटर की बात करें, फोक का मतलब होता है लोक, यानी आम लोगों का, स्थानीय लोगों का। हम लोग कल भी बात कर रहे थे, चित्रकला को लेकर बात कर रहे थे, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई देखो ऐसा है, जो भी चीज क्षेत्रीय तौर पर फोक लैंग्वेज, फोक कल्चर, फोक आर्ट, फोक पिक्चर, फोक नाटक, इनमें जब आएगा तो उनको वो एक अपने ग्रामीण शैली पर होंगे, उनकी अपनी स्थानीय भाषा होगी। हाँ बिल्कुल सही, उनकी अपनी एक भाषा होगी, उस भाषा के तहत वो चीजों को प्रस्तुत करना शुरू करेंगे।
अब हम लोग फोक थिएटर के तौर पर अगर कुछ चीजों को देख लें तो उनमें आप देख सकते हैं कि फोक आर्ट में, फोक थिएटर में आपको 2-3 प्रकार के रूप दिखाई पड़ेंगे। एक जिसे रिचुअल थिएटर के तौर पर जाना जाए, जिसमें आप देखोगे तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ईश्वर के प्रति प्यार, मोहब्बत, आस्था, जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, मीराबाई हो गई, रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, रामानंद हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, उनको आपको दिखाई पड़ेगा जो कि धर्म से और धर्म के उस ज्ञान से जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, यहाँ पर आस्था का मतलब हाथ जोड़ना नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना, इतना प्रेम हो गया ईश्वर से, भगवान के से इतना प्रेम हो गया कि वो रियलिस्टिक लगने लगा। मीराबाई कृष्ण की पूजा में, कृष्ण के आस्था में इतनी लीन हो गई कि उनको लगने लगा कि कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, कृष्ण मेरे पति हैं। उन्होंने कृष्ण को अपने पति के तौर पर स्वीकार कर लिया। ये है भक्ति आंदोलन का प्रेम। तो अब इनको रखा जाएगा इन फोक थिएटर के तौर पर। निम्बार्काचार्य भक्ति आंदोलन के एक संत हुआ करते थे। निम्बार्काचार्य भक्ति आंदोलन के एक संत हुआ करते थे, ठीक है, और वो वैष्णविज्म को फॉलो किया करते थे, भगवान विष्णु के उपासक के तौर पर हुआ करते थे। अब देखो धार्मिक जो हम लोगों के रिलीजियस आपके थिएटर्स हैं, फोक थिएटर्स, उनकी बात करें तो कुछ चीजों को आप बस समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा। जैसे अंकिया नट, अंकिया नट कहां पर किया जाएगा? नट का मतलब नाटक हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। हाँ, अंकिया नट जो होता है ये आपका असम में होगा, ये असम का एक नाटक होगा जिसको हम लोग एक प्रकार का मोनो प्ले के तौर पर कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलो, बिल्कुल सही, अचिंत्य भेदभाव का जो कॉन्सेप्ट दिया था, बिल्कुल सही था, ठीक है। तो सर आपके इजाजत हो तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये सही पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स नोटबुक में लिखा सकते हैं क्या? आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, आप बिल्कुल लिख सकते हो शहाना, है ना? इन सभी पॉइंट्स को आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब आप इन चीज़ों को नोट करिएगा तो इनको थोड़ा अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ कोशिश करें कि हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है अपने मतलब अपने डिस्कशन जो है वो हम लोग क्लास के लास्ट में रखें बेटा, ठीक है? बिल्कुल लास्ट पार्ट पर, जब क्लास खत्म होगी नमस्ते किया जाएगा तब, ठीक है? चलो, तो असम का एकांकी नाटक है, ये आपका मोनो स्टाइल में आ जाएगा। हाँ, मोनो स्टाइल में अपनी, अरे पूनिका बेटा रुक जाओ, आप लोग क्लास खत्म करें तब आप वापस आ जाएंगे। अब आप लोग पीसेस की तैयारी कर रहे हो बेटा, उसमें आपको ये नहीं पता अपनी भाषा का मतलब है अपने तरीके से लिखना, अपने तरीके से लिखना, ठीक है ना? हाँ, चलो, अपनी भाषा का मतलब अपने तरीके से चीज़ों को लिखना। तो ये आपके असम की बात करेंगे तो देखो असम के एक संत हुआ करते थे भक्ति आंदोलन वाले, जिनको हम लोग शंकर देव के नाम पर जानते हैं। याद होगा, शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाएगा। तो इस प्रकार के जिसमें भगवान विष्णु को लेकर, भगवान विष्णु की कहानियों को लेकर जब प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, अब देखो जब भगवान विष्णु होंगे तो कभी नाटक भगवान कृष्ण पर होगा, कभी नाटक भगवान राम पर होगा, कभी नाटक बुद्ध को लेकर भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर राम और कृष्ण को ही लेकर चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि भगवान विष्णु के जो दो पॉपुलर इनकार्नेशन है वही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो असम में हुआ शंकर देव, और शंकर देव के एक डिसाइपल हुआ करते थे जिनका नाम महादेव है, उनके द्वारा शुरू किया गया। और मैंने अभी आपसे बताया था भगवान विष्णु के दो अवतार सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक जिन्हें हम लोग भगवान कृष्ण कहते हैं और एक जिन्हें हम लोग भगवान राम कहते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे तो भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के रूपों को दर्शाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, कलाकार के द्वारा मुखौटे का प्रयोग किया जाएगा, वो होता नहीं सजावट के लिए मुखौटे का प्रयोग किया जाएगा। रामलीला का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा नाटक, एक ऐसा लोक रंगमंच जिसमें भगवान राम को और भगवान राम के जीवन को दर्शाया जा रहा हो, उसे रामलीला कहा जाता है। और ये आप देखोगे दशहरा आने वाला है, अक्टूबर मंथ में पड़ेगा, तो आप देखेंगे तो नवरात्र के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा, दशहरा शुरू होता है, रात में इसके गांव वगैरह में अक्सर होता है। तो ये पूरा भगवान राम के कैरेक्टर को, भगवान राम की यानी रामायण की कहानियों को प्रस्तुत करेगा। रासलीला, अब रासलीला है, रासलीला मतलब प्यार मोहब्बत, तो प्यार मोहब्बत होगा तो भगवान कृष्ण आ जाएंगे, फिर वो बांसुरी बजाएंगे, उनके साथ वो जैसे गोप और गोपियां आ जाएंगे, और ये गोप और गोपियां मिलकर एक दूसरे के साथ मतलब डांस वगैरह करेंगे। रासलीला आमतौर पर गुजरात में ज्यादा लोकप्रिय है। अभी आप देखिएगा तो वो डांडिया वगैरह शुरू होने वाला है, दीपावली के आसपास देखोगे डांडिया बेसिकली रासलीला का ही पार्ट है। विधान का मतलब बेटा नियम होता है, विधान का मतलब नियम, विधान का मतलब होगा नियम, ठीक है? चलो भाई, हाँ, गरबा वगैरह होता है, बिल्कुल सही कहा। रम्माण ये आपका देखो नाम से साबित हो रहा है कि ये थोड़ा सा भगवान राम से जुड़ा हुआ कुछ घटना आपको दिखाई पड़ेगा। ये उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में एक जाति विशेष है जिसे भंडारी कहा जाएगा, और वहां पर आप देखोगे तो विष्णु जी का आपको दिखाई पड़ेगा, तो विष्णु जी का नरसिंह अवतार दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ भगवान राम की कहानियों का भी प्रयोग किया जाएगा। एक बड़ा सा मतलब ओपन आंगन होगा जहां पर इस रम्माण को अलग अलग आप चित्र में देख रहे होंगे, तो कई सारे कैरेक्टर अलग अलग मुखौटा और यूनिफॉर्म पहन करके परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरा जो आपके मनोरंजन को लेकर, इंटरटेनमेंट को लेकर अगर बात करें, थिएटर ऑफ इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट में आप देखोगे तो आमतौर पर धार्मिक कहानियां नहीं होंगी, वो आपस में प्यार मोहब्बत की होगी, है ना? आपस में प्यार मोहब्बत की होगी, और साथ ही साथ वो सामाजिक संस्कृति की कहानियां दिखाई पड़ेंगी, जिनमें जैसे होता नहीं वो कुछ पुरानी कहानियों को लेकर दिखाया जा सकता है। विज्ञान शाकुंतलम हो सकता है, जिसमें कोई देवी देवता नहीं बल्कि दुष्यंत और शकुंतला के बीच की कहानी है। इन मनोरंजन की अगर हम लोग फोक थिएटर की बात करें तो उनमें नाम आता है बच्चों भवई। भवई गुजरात और राजस्थान का एक लोक रंगमंच होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे पिक्चर में, तो पीछे कुछ कलाकार हैं जो गीत गा रहे हैं, उस गीत पर एक डांसर है जो डांस कर रहे हैं, जिसके सर पर ढेर सारे वो भरे रखे होंगे, जिसको बैलेंस करते हुए जो पीछे गाना गाया जा रहा होगा, जो पीछे आपका सॉन्ग होगा, वो नाटक का हिस्सा होगा, जिसे सिंगिंग स्टाइल में प्रस्तुत किया जाएगा। मार्च की अगर बात करें तो मार्च आपके मध्य प्रदेश का फोक थिएटर के तौर पर आता है। इसकी शुरुआत कुछ 17वीं शताब्दी में उज्जैन जहां पर महाकाल का शहर जिसे कहा जाता है, भगवान शिव का शहर कहा जाता है, तो वहां पर शुरू होगा और पौराणिक विषयों पर आधारित होगा, जिसमें भगवान शिव से जुड़े हुए आपको कहानी दिखाई पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, जिसमें आपको भगवान शिव का या कोई और पौराणिक कथाओं को लेकर, यानी जो पुरानी कथाएं हैं उनको आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि भवई गुजरात का है, राजस्थान का है, इसी तरह से याद रखिएगा मार्च मध्य प्रदेश का है। यस बेटा, उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और अगर मैं डेट याद कर सकूं तो मुझे डेट याद आ रहा है, शायद ये 9 नवंबर की बात है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बनाया गया था, भारत के पर्वतीय संवर्ग को अलग करके, ठीक, सॉरी भारत कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हिली एरिया को अलग किया गया था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है? चलो भाई, अरे भैया अब हम कितना बुक नंबर याद नहीं कर पाएंगे बेटा, बुक का पेज नंबर ना याद कर पाएंगे कि बुक का पेज नंबर बता दीजिए, फिर पैराग्राफ भी बता दीजिए, ये सब आपको याद करना है बेटा, ठीक है? हाँ,
कि बुक में कौन से पेज पर है, तो इतना याद नहीं है बेटा, हम इतना नहीं याद कर पाएंगे। अब बुक का पेज नंबर आप लोग याद करो यार, पैराग्राफ आप याद करो, ठीक है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात कह दी। कुछ दिनों बाद कह दोगे हमको कि सर एक काम करो आप, हाँ आप ही जाकर एग्जाम दे आओ। चलो वापस आ जाते हैं विषय पर हम लोग। दस कथिया ये उड़ीसा का लोक रंगमंच के तौर पर होगा। और इसमें आप देखिएगा तो जो कलाकार है ना, उसमें आपको प्रमुख तौर पर 2 कलाकार दिखाई पड़ेंगे। और इन दोनों कलाकार की खास बात देखिएगा, इसमें एक एक आपका मेन सिंगर होगा और एक आपका कोरस होगा, जिसे पलिया कहा जाएगा। कोरस जिसे पलिया कहा जाएगा। तो मेन सिंगर के पास आप देखिएगा, इस चित्र को गौर से देखिए तो उसके हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। जब वो गा रहा होगा तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाएगा भी। तो जब मुख्य कलाकार के द्वारा अपनी बात को यानी सिंगिंग को गा लिया जाएगा, है ना, तो फिर उसका जो कोरस होगा, जो उसका साथी वाला होगा, वो जो है वो उस कहानी को, मतलब उस लाइन को दोबारा से, जैसे मैं उदाहरण ले लूं, एक गीत को ले लेता हूं यहां पर उदाहरण के तौर पर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब एक मेन कलाकार मान लो मैंने गा दिया, और मेरे बाद मेरा जो कोरस होगा वो भी गाएगा इस लाइन को, वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों आपके गाने को यानी कि नाटक को यानी कि वो स्टोरी को परफॉर्म करेंगे, वहां पर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, गाएंगे भी और बीच बीच में थोड़ा डांस भी कर लेंगे, गाएंगे भी और बीच बीच में थोड़ा सा डांस भी करेंगे। यात्रा ये खासकर अगर आप देखोगे तो असम वगैरह में आपको दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। तो यात्रा जिसकी शुरुआत की अगर बात करें तो बंगाल में शुरू हुआ। बेसिकली ये शब्द यात्रा है, यात्रा से कन्वर्ट हुआ आपका यात्रा के तौर पर। बिल्कुल यस उड़ीसा में भी होगा। अगर बंगाल में है तो उसका प्रभाव उड़ीसा में भी होगा, और अगर बंगाल में है तो उसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट के असम मौसम पर भी पड़ेगा। ठीक है, वो कनेक्ट कर रहा है ना, बंगाल सबको कनेक्ट कर रहा है। तो यात्रा जिसमें भगवान ने वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु राधे कृष्णा बोलो राधे राधे करते हुए चले जाएंगे, और एक प्रकार का संकीर्तन प्रथा जो कि यात्रा में तब्दील होगा। शुरुआत दौर में ये वैष्णव संप्रदाय को लेकर होगा, भगवान कृष्ण को लेकर होगा, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे इसका क्षेत्र बढ़ेगा तो इसमें आप देखोगे भगवान राम भी आएंगे, रामा 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 करके शिव की भी यात्रा मतलब यात्रा होगा, और माता दुर्गा। अब चूंकि बंगाल और उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट का इलाका होगा तो माता चंडी तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से इस यात्रा को किया जाएगा, जो शुरुआत होगा वैष्णविज्म से, लेकिन आगे चलकर ये कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग शैविज्म पर भी इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, शक्तिज्म पर भी दिखाई पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नौटंकी की अगर बात करते हैं बच्चे, तो नौटंकी ये हम लोगों के उत्तर भारत का, खासकर अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर नौटंकी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आपको नौटंकी दिखाई पड़ेगा। तो जहां पर कलाकार किसी और का वेश धारण करता हुआ, एक नौटंकी जस्ट लाइक अ मिमिक्री, जिसमें किसी और कलाकार को लेकर मतलब उसकी स्टोरी को रखा जाएगा, जिसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आज जितने भी नाटक होंगे, नौटंकियां होंगी, उसमें याद रखिएगा, उसमें म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दोनों होगा। नगाड़ा भी बजाया जाएगा, ढोल भी बजाया जाएगा, गाना भी गाया जाएगा, दोनों तरह के काम चलेंगे। समय के साथ नौटंकी का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, वैसे भी लोक कला का प्रभाव थोड़ा कम हो गया। और अब के समय की बात करें तो कानपुर और लखनऊ के आसपास नौटंकी के अपने अलग अलग समूह हैं। कानपुर की अपनी नौटंकी का तरीका अलग होता है, लखनऊ की नौटंकी जो होती है वो अपने थोड़े अलग तरीके पर होती है। तो दोनों जगहों पर आपके नौटंकी आज भी है। हाँ बिल्कुल, आज भी होता है, लेकिन अब इसका प्रयोग, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया है। अगर देखा जाए तो असम की बात करें, हाँ असम की बात करें तो असम में होगा बेटा ओजा पाली, जिसमें आप देखोगे तो मनसा यानी कि नाग देवता को लेकर यानी शैविज्म को लेकर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ओजा का मतलब होता है जो स्टोरी को बोलेगा, और पाली का मतलब होता है कोरस, मतलब एक मुख्य कलाकार होगा जो कहानी को सिंगिंग स्टाइल में गाएगा, और एक होगा उसका साथी कोरस जो उसको दोहराएगा, मतलब उस लाइन को रिपीट करेगा। तो इस तरह से ये आपके शैविज्म पर थोड़ा प्रभावित डांस दिखाई पड़ेगा। ठीक। स्वांग की अगर बात करें, स्वांग एक प्रकार का, स्वांग मतलब जानते हैं, एक प्रकार से स्वांग दैट टाइप ऑफ द नौटंकी, जिसमें भी एक रूप धारण किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में स्वांग का बहुत प्रयोग किया जाता है, जहां पर संगीत नाटक का प्रयोग किया जाएगा। गाने जितने भी नाटक होंगे उसमें गीत का और संगीत का प्रयोग किया जाएगा, वो पक्का होगा। पावड़ा ये थोड़ा सा मराठी भाषा में आ जाएगा, महाराष्ट्र से है, और पावड़ा थोड़ा सा मतलब होता नहीं, वीरता से भरपूर होगा। वीरता से इसलिए क्योंकि पावड़ा की शुरुआत होगी शिवाजी की स्टोरी। शिवाजी जब वो एक जगह पड़ती नहीं, वो प्रतापगढ़ करके, जहां पर वो अफजल खान को मार देंगे, तो शिवाजी की वीरता की कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा, शिवाजी की वीरता को प्रस्तुत किया जाएगा पावड़ा के नाम पर। जैसे अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में आप लोगों ने सुना होगा आला और उदलखंड, आप लोगों ने सुना होगा, आला उदल नाम के 2 लड़ाके हुआ करते थे। बिल्कुल यस। तो उसी तरह से आपका पावड़ा भी है, जहां पर शिवाजी की वीरता को लेकर, खासकर जब वो अफजल खान को मारते हैं तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा उनके नाटक को, और वहां पर सिंगिंग स्टाइल में चलेगा। तमाशा महाराष्ट्र में है, और इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो इसमें आप खास बात देखिएगा, लेडीज के द्वारा, आमतौर पर महिलाओं के द्वारा पूरा डांस होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों का आपको देखेंगे तो आप देखोगे तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का वो गाना गाते हैं, हे जीरे करके, वो ना वो गाना नहीं गाते, अपना उनका एक डांस होता है, उस डांस को स्टाइल कहा जाता है लावड़ी। अगर मैं हिंदी सिनेमा को लेकर याद करूं तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा जो कि लावड़ी पर आधारित होगा। डेट नहीं पूछने, इसको लेकर डेट नहीं पूछा जाएगा बेटा, इसको लेकर, ये तो लोक कला है ना, लोक कला का जन्म कब हुआ ये कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता। ठीक है, लोक कला में हाँ कोई भी नहीं बता सकता आपको। तो अगर मैं बात करूं लावड़ी डांस को लेकर, तो लावड़ी डांस को लेकर हिंदी सिनेमा का मुझे गीत याद आता है जो कैटरीना कैफ के ऊपर फिल्माया गया है, वो चिकनी चमेली चुपके अकेली, वो पौवा क्या करने आई, पौवा चढ़ाने का गाना नहीं है, चिकनी चमेली वाला, वो अगर आप देखोगे तो वो लावड़ी पर है। उसमें आप देखोगे तो डांस के स्टेप जो है वो आपके महाराष्ट्र के इसी तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। हाँ अब देखो, आप ये मत सोचिए अब कहीं, हाँ अग्निपथ मूवी का गाना, बिल्कुल सही पहचाना। ये एग्जांपल आप लोगों को सिर्फ इसलिए देता चलता हूं ताकि आप अपने आप को वो कैरेक्टर मतलब उसको देखो, अच्छा इस तरह से होता है, तो थोड़ा सा जब विजुअलाइज हो जाता है ना तो चीजें थोड़ा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक। भांड पाथेर जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का फोक डांस के तौर पर दिखाई पड़ेगा, यानी फोक मिलाने को लेकर। अरे भाई ये जम्मू कश्मीर पर आपको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर सोशल कंडीशन को लेकर और पुरानी घटनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। नकल या भांड, नकल का मतलब ही हो जाता है किसी की नकल करना है ना, किसी कैरेक्टर की नकल करना। तो ये प्रकार का मिमिक्री आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें ठीक है, जिसमें नकल को लेकर अगर देखा जाए तो मतलब एक तरीके से देखें तो वहां पर किसी का गेटअप ले लिया जाएगा, हाँ किसी का गेटअप ले लिया जाएगा, और उस गेटअप के माध्यम से इस चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आप देखोगे एक प्रकार का पॉलिटिकल सोशल मैसेज होगा जो कि देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। मेरी क्लास में कोई कैसा फील चाहते हो बेटा तनु, किस प्रकार का फीलिंग चाहते हो बेटा। ठीक है, अब फीलिंग डेवलप करने के लिए मुझे नाचना पड़ेगा, चिकनी चमेली वाला, तब फील डेवलप हो पाएगा बेटा। अब वो नाच तो ना पाऊंगा बच्चे। ठीक है, हाँ चलो भाई, नाच तो नहीं पाएंगे यार,
पता चला बुढ़ापे में कमर उमर हड्डी उड्डी को फिसल गई तो पता चला बिस्तर पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। साउथ इंडिया के अगर हम लोग थिएटर की बात करें, साउथ इंडिया के, हाँ, साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो देखो साउथ इंडिया में आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यक्षगान। यक्षगान ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। और यक्षगान आप देखिएगा तो विजयनगर, विजयनगर एक साम्राज्य आपको याद आ रहा होगा। जरा जल्दी से बताइएगा विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच रूलर और व्हिच किंग, जो भी आप कह लो। विजयनगर साम्राज्य को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जरा जल्दी से बताइएगा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इन्हें हम लोग हरियर और बुक्का के नाम पर जानते हैं। और ये साल होगा बेटा 1336, बिल्कुल सही कहा। और मोहम्मद बिन तुगलक राजा के तौर पर होगा। बहुत बढ़िया। तो हाँ, अच्छा, ओके, ओके, ठीक, स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं तनु, कोई बात नहीं। हमने भी इसको मजाक के तौर पर ले लिया यार, हँसी मजाक भी हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, हँसी मजाक भी हो जाना चाहिए। तो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बनता है, जहाँ पर आप देखोगे हरियर और बुक्का आपको दिखाई पड़ेगा। हरियर और बुक्का आपको दिखाई पड़ेगा जिन्होंने बनाया। और एक बात आप और याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पॉपुलर रूलर है, उसका नाम है बच्चों कृष्णदेव राय। अगर आप याद करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पॉपुलर किंग है, जिसे हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय के नाम पर, है ना? और कृष्णदेव राय के ज़माने में यक्षगान एक मतलब कई लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक रूल है। अब मतलब एक डांस होगा, जिसमें गाना भी गाया जा रहा होगा, परफॉर्मेंस भी किया जाएगा। तो वो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस कृष्णदेव राय के ज़माने में दिखाई पड़ेगा। एक विशेष समुदाय है जो कि हाँ, एक विशेष समुदाय जो कि आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यानी विजयनगर साम्राज्य में मिलता था, जिसको जक्कुला वरु के नाम पर जाना जाता है। तो यक्षगान ये इस विशेष समुदाय के द्वारा आज भी इसका परफॉर्मेंस किया जाता है। वो एक अलग बात है कि जैसे-जैसे एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ते चले गए, वहाँ पर आप देखोगे तो उसका परिवर्तन आता चला गया। बाइलाटा, ये भी आपका कर्नाटक का एक लोकल फॉर्म है, जो कि लोकल देवता को लेकर, जो कि वहाँ के स्थानीय देवता है, उनकी पूजा को लेकर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो उनकी पूजा को लेकर किया जाता है। अच्छा, बाइलाटा धीरे-धीरे जब डेवलप हो गया तो 5 प्रकार के बाइलाटा आपको दिखाई पड़ेंगे। 5 प्रकार के आप लोग को बाइलाटा दिखाई पड़ेंगे। एक का नाम होगा बेटा दशरथ, एक का नाम सन्नत, दुट्टता, पारिजात और यक्षगान। यानी जो बाइलाटा है, बाइलाटा में भी आपको यक्षगान दिखाई पड़ेगा। और इसमें आप देखेंगे तो कृष्ण और राधा के बीच की प्रेम कहानी, वैसे भी आप देखोगे तो आम तौर पर आप उधर आ जाओ पश्चिम के इलाके में, गुजरात, राजस्थान, फिर उधर से नीचे की ओर चलते चले जाइए तो आपको महाराष्ट्र छोड़ दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा-सा गणेश भगवान का आपको दिखाई पड़ेगा, गणेश चतुर्थी देखिए आने वाली है। तो कर्नाटक में आ जाइए, आंध्र प्रदेश में आ जाइए तो आपको वहाँ पर थोड़ा-सा कृष्ण यानी वैष्णविज़्म का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। फिर तमिलनाडु और उधर और दक्षिण में जाइएगा तो आपको शैविज़्म का इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, याद ये भी नहीं करना है आदर्श, याद मत करो, बस चीज़ों को समझते चलो, हम समझते जाएँगे, सारी चीज़ें याद आती चली जाएँगी। कृष्णट्टम, अब देखो नाम से ही लग रहा है कि ये केरल का इलाका होगा, है ना? जैसे मोहिनीअट्टम से कृष्णट्टम हो गया। ये प्रकार से आप देखोगे तो भगवान कृष्ण पर आधारित एक आपका लोकल परफॉर्मेंस होगा। और ये कार्निवल की तरह चलता है, मतलब एक दिन का प्रोग्राम नहीं होगा, ये कुछ 7-8 दिनों तक चलेगा लगातार। जिस प्रकार से रामलीला 15 दिन और 1 महीने तक चलता है, उसी तरह से केरल में कृष्णट्टम को लेकर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए अलग-अलग पार्ट को प्ले किया जाएगा और ये 8 दिनों तक चलता है। तो एक प्रकार का कार्निवल एक प्रकार का मेला कह लो आप, एक प्रकार का मेला होता है, जिसमें इस प्रकार के परफॉर्मेंस दिए जाते हैं। कुरुवंजी की अगर बात करें तो कुरुवंजी ये तमिल क्षेत्र में यानी तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा। कुरुवंजी की रचना जो किया गया था, इसे तिरुकुट्टराजप्पा कवियारत के तौर पर जाना जाता है। और इस कहानी में कुछ नहीं है, मतलब इस पूरे परफॉर्मेंस आप देखोगे तो एक मेन हीरोइन होगी, एक मेन कलाकार जिसे आप हीरोइन कह लो, नायिका कह लो, तो मुख्य हीरोइन होगी। और उस हीरोइन के अगल-बगल उसकी सहेलियाँ होंगी, जो कि उसका हाथ देखेंगी और उसके भाग्य के बारे में, अरे तुम्हारे हाथ में तो राजकुमार लिखा हुआ है, तो तुम किसी आजकल बेटा रामलीला ये आपका 7 दिनों से लेकर करीब-करीब 30 दिनों के आस-पास होता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी स्टोरी आप लेते हैं, ठीक है ना? चलो, तो उसमें एक भाग्य बताने वाला यानी नायिका का भाग्य बताया जाएगा। और जानते हैं जब भी कोई आदमी भाग्य बताता है तो हमेशा आप गौर करिएगा, अच्छा ही बताएगा, खराब तो कोई नहीं बताएगा, नहीं तो दक्षिणा कहाँ से मिलेगी, यारी दोस्ती कहाँ से चलेगी अगर खराब बता दोगे तो, है ना? म्यूज़िक की बात करें भैया, भारत में म्यूज़िक बड़ा पुराना है। अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, संगीत को लेकर बात करूँ, तो संगीत का तो सबसे पुराना जो रिटन एविडेंस, जो लिटरेचर है, वो तो सामवेद है। और जब हम लोग सामवेद पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसी सामवेद में आपको मिलेगा 7 सुर, जिसको क्या बोला जाएगा, जिसे सप्तक कहा जाता है। और सप्तक कौन-कौन से हैं? सप्तक सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना? तो शुरुआत होगी म्यूज़िक की अगर बात करूँ, इन सप्तक की 7 सुरों की अगर बात करें तो शुरुआत होता है सा, हल्की आवाज़ में, फिर रे पर जाएँगे तो थोड़ा ऊँचा, फिर सा, रे, गा, गा और ऊँचा, मा और ऊँचा, है ना? धा और ऊँचा और नी और ऊँचा। मतलब आपका टोन जो होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा, सा, रे, गा, मा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर जब अंत में पहुँचेगा तो वहाँ पर वो अपने टॉप मोस्ट पिच पर पहुँच करके फिर वहाँ से वो घटते क्रम में आ जाएगा। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो नी से वापस आ जाइए। फिर वो आपका सुर हाई पिच से लोअर पिच की ओर आएगा और फिर जब आप सा पर आओगे तो वही हल्की आवाज़ में, बिल्कुल मधुर आवाज़ में सा करके खत्म कर दोगे। ठीक है? भारत में अगर म्यूज़िक की बात करें तो हमारे, हाँ, ठीक है। अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक की शुरुआत तो ऐसा माना जाता है, माइथोलॉजिकली अगर बात करें तो नारद जी नारायण, नारायण वीणा जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आएँगे, नारायण, नारायण करते हुए आएँगे और वहाँ से ही संगीत की शुरुआत होती चली जाएगी। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो देखो भैया ऐसा है, सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी नाचते गाते तो थे, ये बात तो तय है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी नाचते गाते तो थे, ये बात तो तय है, क्योंकि हम लोगों को एक नर्तकी मिली थी जो कि कांसे की बनी थी, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था, है ना? मोहनजोदड़ो से मिल गया था। तो वहाँ से हम लोगों को ये नाचने गाने वाला यानी कि डांस का, परफॉर्मेंस का, म्यूज़िक का दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ एक बांसुरी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट मिला जिसमें 7 छेद टाइप के, मतलब होते हैं सुराख बने हैं, होल बने हुए हैं और जिनमें फूंका, बांसुरी तो जानते हैं भगवान कृष्ण जो बजाते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, फिर उसको अलग-अलग उँगलियों का प्रयोग करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी को देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। फिर सामवेद तो सबसे पुराना है। मैं संगीत की बात करूँ तो देखो, सामवेद का एक उपवेद है जिसको गंधर्व वेद कहा जाता है। गंधर्व वेद जहाँ पर वो प्यार-मोहब्बत वाली बातें होंगी और वो प्यार-मोहब्बत की जब बातें होती हैं तो देखिए वो आम तौर पर गीत और संगीत से ही चलती हैं, है ना? हाँ, गीत और संगीत के साथ शुरू होती जाती हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो शुरुआत होती है संगीत की और ऐसा कहा जाता है कि ओम, जो हमारे ब्रह्मांड का एक शब्द है ओम, इससे शुरुआत होती है संगीत को लेकर, इससे शुरुआत होती है राग को लेकर, इससे शुरुआत होती है स्वरों को लेकर। ओम हमारे म्यूज़िक का सबसे पुराना शब्द है और भरत मुनि तो नाम याद ही होगा और भरत मुनि की किताब का भी नाम याद होगा जिसे नाट्य शास्त्र के तौर पर जाना जाता है।
भारतीय संगीत की अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो मुख्य तौर पर भारतीय संगीत इंडियन म्यूजिक दो टाइप का है। एक जिसे हम लोग कहते हैं कर्नाटक स्टाइल, जिसे क्लासिकल भी कहा जाएगा, और एक जिसे हिंदुस्तानी म्यूजिक कहा जाएगा, जिसे आप सेमी क्लासिकल के तौर पर कह सकते हैं। तो भारत में दो प्रकार की संगीत की विधाएं हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत होगा जो कि उत्तर भारत में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें सूफियाना सॉन्ग भी आपको दिखाई पड़ेगा, कबीरा मांझा, फकीरा मांझा, है ना, कैसा है ने मोही कैसा करके गीत नहीं, कबीरा मांझा, फकीरा मांझा, ये सब आपके सूफियाना सॉन्ग है जो कि हिंदुस्तानी शैली में आ जाएगा। और फिर कर्नाटक संगीत में आप देखोगे तो वहां पर आपको थोड़ा आलाप उलाप टाइप की चीजें ज्यादा मिलेंगी, मतलब उसमें सुर बड़े मतलब टफ तौर पर लगाए जाते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत थोड़ा आसान होता है अपेक्षाकृत कर्नाटक संगीत से, और इनके भी बारे में जानकारी, हाँ, इनके भी बारे में जो जानकारी मिलती है वो हम लोगों को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। ठीक है ना? चलो भाई, इसी तरह से अगर बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत जो आपका चलेगा बेटा, आप में से जिनको जिनको करंट अफेयर की क्लास, निर्मय सर की क्लास अटेंड करनी है, बिना कोई संकोच किए और बिना कोई देरी किए आप तुरंत डीसीए वाली क्लास को अटेंड कर लो बेटा। ठीक है, आप तुरंत डीसीए वाली क्लास को अटेंड कर लो, कोई संकोच वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए कि सर क्या कहेंगे क्या नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको देखो डे 1 से कहता हूं, डे 1 से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग फ्री हैं, आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको महत्व दीजिएगा। ठीक है ना? बाकी अभी तो मैं देखो क्लास खत्म होने तक चलूंगा। ठीक है ना? हाँ, हमारी बंदिशें हैं लेकिन आप बंदिशों से परे हैं, तो आप जा सकते हो बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग वापस आ जाते हैं। मान के चलो बेटा अभी 15 मिनट तो लग जाएगा, एटलीस्ट 15 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। चलो भाई, तो हिंदुस्तानी संगीत जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 14वीं शताब्दी में विशेषकर अमीर खुसरो, हाँ, अमीर खुसरो की अगर बात करता हूं तो वहां से शुरुआत होता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी सुर में आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे प्राकृतिक सुरों के जो अष्टपद होते हैं जिन्हें पैमाना कहा जाएगा, ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स की अगर बात करें, नोट्स बेसिकली संगीत में आपके दो प्रकार के नोट चलते हैं। एक आपके जिसे हम लोग अपर नोट या हायर नोट कहते हैं, और एक जिसे लोअर नोट कहा जाता है। उसी नोट्स पर ही संगीत चलता है। हर एक सिंगर का, हर एक गाने वाले का नोट अलग अलग होता है। कुछ माइनर पर चलते हैं, मतलब लोअर पर चलते हैं, कुछ अपर पर चलते हैं यानी हायर पर चलते हैं, तो अपने अपने तरीके से। हिंदुस्तानी संगीत की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 10 अलग अलग स्टाइल, 10 मेन स्टाइल्स आपको दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन सी? ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी, ये अलग अलग, हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये अलग अलग तौर पर सुर, हाँ बेटा, वो उसे उसे ही कहते हैं, उसे ही कहते हैं, सारिका उसे ही कहा जाएगा। जिस पर वो एक सुर ले लेंगे ना, मतलब अपना वो एक ले लेंगे कि हमको सॉफ्ट स्केल पर जाना है, हाँ, सॉफ्ट स्केल पर जाना या हाई पिच पर जाना, वो अपने हिसाब से, हर सिंगर की अपनी अलग अलग आवाज होती है। जैसे मेरी आवाज देखो कितनी सुरीली है, अगर मुझे जैसा आदमी सिंगर बनेगा तो निश्चित तौर पर वो माइनर नोट के साथ शुरुआत करेगा, लोअर नोट के साथ शुरुआत करेगा, क्योंकि बहुत हाई पिच पर अगर मैं जाऊंगा तो मेरा गला ही फट जाता है, आवाज टूट जाती है। तो हर आदमी का अपना अलग अलग तरीका होता है। ध्रुपद की अगर बात करें, जो कि हिंदुस्तानी कला शैली का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, तो ध्रुपद की बात करते हैं तो ध्रुपद जो बना है, हाँ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, ठीक है। तो ध्रुपद की अगर बात करें तो बेटा ये ध्रुव और पदा से बना हुआ है, ये दो अलग अलग शैलियों से बना है। और अगर मैं ध्रुपद की बात करूं, हाँ, अगर मैं ध्रुपद की बात करूं, अच्छा, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आशुतोष। ध्रुपद की बात करूं तो ध्रुपद के बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे मुगल काल में। आपको नाम याद आएगा तो आपको तानसेन का नाम याद आएगा। तानसेन के साथ साथ आपको एक नाम और याद आएगा जो तानसेन के क्लासमेट हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था बैजू बावरा। और तानसेन और बैजू बावरा के गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था हरिदास, हाँ, हरिदास। तो ये तीनों लोग अपने जमाने में जो ध्रुपद शैली है, हाँ, ध्रुपद शैली है, उनकी अगर बात करते तो वहां से उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी शैली होगी और ध्रुपद शैली के अलग अलग घराने, घराने का मतलब मैं समझे घर बना लिया, चालू इकट्ठा हो गए, जहां पर ध्रुपद के एक स्टाइल को गाने वाले होंगे। हाँ, ध्रुपद शैली कैसी होती है? अरे बेटा, मैं तानसेन नहीं हूं बच्चे, जिसमें आलाप थोड़ा ज्यादा लिया जाएगा, यानी गाने की शुरुआत होगी आ करके शुरुआत करेंगे, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाएगा ध्रुपद शैली। ठीक है, आलाप ज्यादा होगा, ठीक है, आलाप ज्यादा लंबे सुर पर चलेगा, दैट इज कॉल्ड ध्रुपद। ठीक, मैंने कोई हाँ, मैंने कोई बेटा सिंग म्यूजिक का कोई कोर्स नहीं किया है, तो मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें डीप में जाकर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, मैं ऐसे ही कुछ बता पाऊंगा। चलो भाई, डागरी घराना, डागरी घराने में गौर करिएगा, ऐसे वो सभी सिंगर जो आलाप जिसको मैंने कहा ना, जिसमें शुरुआत आ से करके होगा और स्लो पिच से लेकर वो आ से शुरुआत करेंगे, वो आ से शुरुआत करेंगे और आ बोलते मतलब वो आलाप को एक लाप मतलब हाई पिच पर लेकर जाएंगे, वो हाई पिच पर लेकर चले जाएंगे। ये ऐसे सिंगिंग स्टाइल वाले लोग का जो क्लास कहा जाएगा, जो ग्रुप कहा जाएगा, उसको डागरी घराना कहा जाएगा। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो मैं कोई टीचर हो गया जो कि डागरी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब डागरी घराने से हूं, मेरा आलाप का तरीका थोड़ा बड़ा है, आपने सीखा, हाँ, तो आपने सीखा। ये बेटा भारत के कई अलग अलग हिस्सों में है, ये कोई मतलब इसको मत समझिए किसी विशेष जगह पर, ये कोई विशेष जगह नहीं है। आपको डागरी घराने का मतलब है ऐसे सिंगर जो आलाप का प्रयोग ज्यादा करते हैं अपने गाने में, उन लोगों को कहा जाएगा ये डागरी फैमिली से। डागरी फैमिली कोई परिवार नहीं कि खानदान चला रहा है, हाँ, ये आपका कोई खानदान वाला नहीं है। ठीक है, चलो इसी तरह से अगर देखा जाए तो दरभंगा, दरभंगा घराना, ठीक है, शुरुआत होती है आपकी दरभंगा बिहार से, लेकिन धीरे धीरे करके अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें सिंगर जो गीत गाएंगे उसे खंडर वाणी और गौहर वाणी कहा जाएगा। तो जितने भी ऐसे सिंगर जो खंडर वाणी और गौहर वाणी को गाएंगे, अब भैया देखो बच्चों ध्यान देना, मुझसे कोई ये मत कहना खंडर वाणी और गौहर वाणी सुनाकर बता दीजिए। ठीक है, वो आपको वैसे भी वहां पर नहीं सुनाना है, वहां पर तो आपको लिखना है कि ये क्लास ये घराने होते हैं, है ना, आपको ये बताना पड़ेगा, वहां पर सुनाना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये मत कह दीजिएगा, कई सारे घराने हैं बेटा, कई सारे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। ठीक, इसी तरह से देखो ख्याल, ख्याल एक गायकी है। ये जो शब्द है ये आपका फारसी, ख्याल का मतलब होता है अपने विचारों में खो जाना, अपनी कल्पना में खो जाना, है ना, अपने ख्यालों में खोए हुए गीत गा रहे हैं, अपना गाना गा रहे हैं कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी सब देखा कि ये मंजूर था पर्दा तेरा, हम कुछ ना कहे, हम कुछ ना बोले, मंजूर था पर्दा तेरा। मतलब ये एक प्रकार का ख्याल है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर करो। ठीक है, हाँ, डागरी देखो बच्चों, घरानों को किसी राज्य में मत लेकर आओ, घराना एक प्रकार का स्टाइल होता है, घराना एक प्रकार का स्टाइल होता है, एक शैली होती है, जिसमें उस तरह से जो गाने वाले लोग होंगे, जैसे आप कैसे कह लो ना, एक लोग होते हैं जो पॉप सिंगर की तरह से होते हैं, वो गाना गाते हैं, यूं करके गाना गाते हैं, वो पॉप सिंगर हो गए। ठीक है, एक आपके सामान्य तौर पर गाना गाते हैं, जैसे अगर मैं सोनू निगम का गाना याद करता हूँ, ये दिल है दीवाना, ये पॉप सिंगर पर बना हुआ है, पॉप म्यूजिक पर बना हुआ है। ठीक है, और उसी को सामान्य तौर पर आ जाओ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सामान्य शैली हो जाएगी। उसी तरह से ये घराने होते हैं जो कि एक विशेष शैली में अपने गाने को प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड घराना, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो भाई, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, वाह वाह तो अच्छी बात है, एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो कि नहीं, हमें ये बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई वापस आ जाते हैं।
तो ख्याल जो है वो एक प्रकार के अपने विचारों में खो जाना, और वहां पर जैसे अगर मैं बात करूं अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो की बात करूं तो मैंने अभी आपसे बताया था ना, एक सूफी सॉन्ग, सूफी स्टाइल आती है, सूफी स्टाइल जिसमें आपने देखा होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा मुझ में समा जा। अब देखो एक प्रकार का ये भावना ही तो है, एक प्रकार की विचार ही तो है, जिसमें हम भगवान से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आप मुझको अपने में ले लो, विलीन कर लो, या आप मेरे में आ जाओ, यानी कुल मिलाकर हम दो अलग अलग अस्तित्व और अलग अलग न रह जाएं, हम दोनों लोग एक हो जाएं। कहने को दो शरीर हो लेकिन हम एक जान हो, ठीक है, हम एक शरीर हो, सॉरी दो शरीर हो लेकिन हम लोग एक जान की तरह से हो। तो इसे कहा जाएगा बेटा ख्याल, जिसमें छोटे छोटे स्टोरीज को गाने के तौर पर गाया जाएगा, और इस शैली के हाँ बंदिश, बंदिश का मतलब होता है बेटा टुकड़ा, बंदिश का मतलब होता है टुकड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को लिखना, दैट इज कॉल्ड बंदिश, ठीक है। बंदिश का मतलब जहां पर लाकर रोक दिया गया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर पे है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बूढ़ी माँ के पैरों को छूकर मुझे उसका पैगाम दे, है ना, मतलब मेरे रहने का एहसास दे। तो आप देखिए इसमें बंदिश है ना, ए गुजरने वाली हवा मेरे गाँव जा, रुक गया, गाँव में जाकर क्या करोगे, मेरे दोस्तों से मिलो, और दोस्तों से मिलकर उनको बताओ कि उनका याद तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए। फिर वहीं पर रोक करके फिर कहा गया कि थोड़ी दूर पर मेरा घर भी है, इनके दोस्तों से मिलना तो मेरे घर चले जाना, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है, और उसके पैर को छू करके उसका आशीर्वाद लेना, उसे एहसास दिलाना कि उसका बेटा जिंदा है, आएगा और वो अपनी माँ को गले से लगाएगा। तो ये बंदिशें हैं, ये टुकड़े हैं। आप समझ में आ गया बेटा, बंदिश समझ में आ गया, ये टुकड़े हो जाते हैं गाने की, ठीक है। हाँ, सुल्तान मोहम्मद सगर की ख्याल गायकी के बड़े सिंगर के तौर पर हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, ख्याल गायकी में आप देखोगे तो ख्याल गायकी में आलाप कम होगा, आलाप आपको ध्रुपद में तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन ख्याल में नहीं। आप ख्याल में जाकर आप बहुत लंबा आलाप ले ही नहीं पाओगे, एक लंबा बुलवा करके बोलो तो ख्याल हो ही नहीं सकता, उसमें तो आपको जागना पड़ेगा। ग्वालियर घराने की अगर बात करें तो ग्वालियर घराना ये ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना है, जो कि राग पर और ताल पर, राग और ताल बराबर होना चाहिए, है ना, ता थई, है ना, तो दोनों दोनों राग भी और ताल भी बराबर चलना चाहिए। दोनों में से कनेक्शन अगर टूटा, कोई भी एक आ गया, कोई भी एक पीछे हो गया, तो गाना खराब, हो गया। तो जो राग और ताल को एक साथ मिलाकर चलते हैं उसे कहा जाता है ग्वालियर घराना। नातू खान और विष्णु पलुष्कर इस घराने के बड़े हाँ, ठीक है, इस घराने के बड़े सिंगर के तौर पर है। किराना घराना, किराना बेसिकली ये नाम पड़ गया है उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी एक जगह पड़ती है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र पड़ता है, वो चुनाव वाला, तो उसके पास एक गांव पड़ता है बेटा जिसका नाम है कैराना, कैराना से बना है आपका किराना। अब देखो ये जो मैनपुरी इलाका पड़ता है, ये पड़ता है बेटा आगरा के पास में, आगरा मतलब मुगलों की राजधानी, आगरा मतलब मुगलों का दरबार, तो पास में ही होगा, तो निश्चित तौर पर राजा बादशाह के घर के आसपास, क्योंकि अब हमारे जैसा आदमी जो सामान्य जीवन में है वो तो बैठकर गाना सुनेगा नहीं, बैठो भैया सुनाओ, हाँ इरशाद सुनाओ, अभी तो बादशाह ही कर पाएगा जिसके पास समय होगा। क्या भाई आज हम सब गाने सुनेंगे, तानसेन शुरू करो यार, जरा मियां मल्हार गाओ, मियां की टोड़ी गाओ, जरा ये सुनाओ। अब तानसेन शुरू हो गया आकर के, पता चला उन्होंने दिए जला दिए, बरसात करा दिया, है ना, मियां मियां मल्हार गाते हैं, मियां की टोड़ी गाते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस घराने के संस्थापक हैं जैसे नायक गोपाल साहब, जिन्होंने इसको स्थापित किया। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये दोनों भाई हैं जिन्होंने किराना घराना को आगे बढ़ाया, जिसमें सुरों की ट्यूनिंग, मतलब दो लोग गा रहे हैं ना, अगर दो सिंगर हैं तो दोनों का आपको देखोगे तो दोनों की ट्यूनिंग बनना बहुत जरूरी है। और किराना घराने के बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे भीमसेन जोशी साहब, भारत रत्न से पुरस्कार दिया गया है भीमसेन जोशी जी को। गंगूबाई हंगल, आप लोगों ने भीमसेन जोशी का एक गाना सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इनक्रेडिबल इंडिया का प्रचार हुआ करता था, उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे भीमसेन जोशी। अब तो खैर नहीं आता, पहले आया करता था, हाँ 2001 में भारत रत्न मिला था। आगरा घराना फैयाज खान ने शुरू किया है, और ये आपका देखोगे तो इसमें गाने का जो शैली होगा, गाने का जो तरीका होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि वो मतलब होता है नहीं, वो दिल को टच करने वाला आपको दिखाई पड़ेगा, दिल को टच, है ना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, है ना, रोने हंसने के लिए सोचा भी नहीं था कि गम मतलब होना है, क्या इस तरह से गाना नहीं है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, गाना बहुत प्यारा गाना है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, ये इसी टच पर आपको दिखाई पड़ेगा, हार्ट टचिंग सॉन्ग होते हैं यार, मतलब आपको रुलाई आ जाएगी, जीने के लिए सोचा ही नहीं था कि मुस्कुराने पड़ेंगे, और मुस्कुराने के लिए हजार गम को छिपाने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल सही। तो ये इस प्रकार के, तो मोहसिन खान नियाजू और विजय किचलू इस सिंगिंग स्टाइल के बड़े सिंगर के तौर पर है। मासूम फिल्म का गाना है, बिल्कुल सही कहा। कर्नाटक शैली पर चले जाते हैं तो कर्नाटक स्टाइल बहुत ही क्लासिकल स्टाइल है। मैं कर्नाटक स्टाइल का यहाँ पर कोई एग्जांपल आपको नहीं दे पाऊंगा, बहुत हार्ड है, क्योंकि ये पूरी तरह से आप देखोगे राग और ताल पर पूरी तरह से, मतलब इसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी हल्का सुर राग राग नहीं लग सकता। कर्नाटक शैली की खास बात है, आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलग अलग स्टेप की बात करें तो होता है पल्लवी। पल्लवी मतलब होता है कि गाने का, सिंगिंग का जो पहला और दूसरा वाला पार्ट होगा, पहला और दूसरा पार्ट वो एक दूसरे से टच, मतलब एक दूसरे को फुलफिल करेंगे, पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को फुलफिल करेंगे, वो उस गाने का सब्जेक्ट बताएंगे, हाँ उस गाने का सब्जेक्ट बताएंगे। पल्लवी का हिस्सा जिसमें आप देखोगे तो हर छंद को, छंद का मतलब एक लाइन, उसको दोहराया जाएगा, उसको बार बार रिपीट किया जाएगा। अनुपल्लवी ये पहले दो लाइन के बाद का हिस्सा होता है, इसमें गीत को अंत तक गाया जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा, गीत को अंत तक गाया जाता है, लेकिन अनुपल्लवी में लाइन को रिपीट नहीं किया जाएगा। पल्लवी में रिपीट किया जाएगा, लाइन को रिपीट किया जाएगा, पहली लाइन और दूसरी लाइन को लास्ट में और शुरुआत में, लेकिन अनुपल्लवी में आप देखोगे इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। वर्णम, वर्णम ये गायन की शुरुआत के तौर पर आता है, ये दो अलग अलग हिस्सों में है, और जब इस राग को छेड़ा जाएगा वर्णम में, जब सिंगर गाएगा तो इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं। एक जिसे पुरंगा कहा जाएगा, जहां पर आपका गाना हल्के सुर पर शुरू होगा, और एक उत्तरंगा जो कि आपका लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर आगे चलता चला जाएगा। राग मल्लिका ये एकदम लास्ट का पार्ट होता है, यानी गाना आपका खत्म हो रहा होगा। हाँ कभी कभी आप देखोगे उसमें, आप देखिएगा तो उसमें इंप्रोवाइजेशन हो जाता है। इंप्रोवाइजेशन का मतलब हो सकता हो कि मैं कोई गीत गा रहा हूं और उसको जब खत्म करूं तो वहां पर मेरी टोन रियल सॉन्ग से बदल जाए, है ना, मैं अपने गाने को खत्म करते समय हो सकता हो कोई गीत जो मैंने गाया या किसी और ने गाया मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, तो मैं वहां पर उसमें थोड़ी बहुत इंप्रोवाइजेशन कर सकता हूं, मतलब तब्दीलियां कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल, बाल सुब्रमण्यम इस कला के कर्नाटक संगीत के बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा ना, है ना, मुझे बड़ा लगे न्यारा करके गाना है उनका, ठीक, बहुत बहुत सुब्रमण्यम साहब बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो देखो भाई, इसमें कुछ ऐसे जिसको अवनद कहा जाएगा। अवनद का मतलब होता है तबला, ढोलक, नगाड़ा, डमरू, जिन पर चोट करके ये लो धमल धमल बजाया गया, दैट इज कॉल्ड अवनद। जिन पर चोट किया जाए, जिनको पीटा जाएगा, जिन पर एक कवर लगा होगा, खोल लगा होगा और उन पर से एक आवाज निकलेगी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अवनद। अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, ठीक। इसी तरह से आप देखोगे सुशीर। सुशीर का मतलब होता है जब आप फूंक मारते हैं, बांसुरी, सहनाई, जिसमें आप फूंकते हैं और ये छेद देकर उनके द्वारा सुर बनते हैं, तो उनको कहा जाएगा बच्चे सुशीर वाद्य यंत्र। इसी प्रकार से बनता है बेटा घन वाद्य। ये कुछ आपके ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो थोड़े हार्ड सरफेस पर आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप देखो ये लाल और नीले पीले रंग में ये डांडिया वाली लकड़ी है जो आपस में बजाई जाएगी, तो वो टन टन की आवाज करेगी, है ना, टन टन की आवाज करेगी। ये मंजीरा टाइप आपको दिख रहा होगा, जिसको हाथ में फंसाकर ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है।
हाँ, ये आपके बन जाएँगे, हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे कहा जाता है बेटा घन वाद्य। इसी तरह से बनेगा बेटा तंतु, तंतु का मतलब हो जाता है बच्चे जिसमें गिटार, सितार, आपका वो तार को खींच करके बजाया जाएगा। तो उसमें गिटार, सितार, वीणा, सरोद इस प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उनको हम लोग तंतु वाद्य के तौर पर जानते हैं, बस। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आर्ट एंड कल्चर के ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से डिस्कस किया जाएगा। सर एक इन सब का एग्ज़ाम में नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर मैं आपको बताऊँ, ये टॉपिक मेंस में जैसे पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे कि हिंदुस्तानी कला शैली के बारे में बता दीजिए, तो आप बता देना उनके वो ध्रुपद को लेकर, ख़याल गायकी को लेकर इस तरह से। ठीक है? चलो, तो आज के लिए कहीं रखते हैं बेटा, कल फिर मुलाकात करेंगे, कल कुछ और टॉपिक होगा, कल कोई और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए कहीं रखते हैं और 8:30 बजे हमारी दूसरी भी क्लास है। ठीक है? तो हम अपनी